हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली SRCC। एंड आज हम करने वाले हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकेंड पार्ट, आखिरी पार्ट। ये लेक्चर आज हो जाएगा यहाँ पर खत्म। वन ऑफ द स्मॉल चैप्टर्स है, आधे घंटे में 40 मिनट में पूरा ही चैप्टर ही हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, तो 20-20 मिनट के 2 पार्ट्स में ये करवाया है मैंने। आज हम डायमेंशंस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की, उसके साथ ये खत्म हो जाएगा। वेरी स्मॉल वेरी इजी चैप्टर है। ठीक है, केस स्टडीज भी मैं करवाऊंगी आगे जाके, हर चीज मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाऊंगी। चैप्टर के बीच में भी मैं क्वेश्चंस डालती रहती हूँ ताकि तुम करते रहो, तुम्हें समझ आता रहे। ठीक है, बाकी आ जाओ, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रॉमिस करना है तुम्हारे नाम के साथ कि तुम पूरा लेक्चर सुनोगे। तुम्हारा गोल जो है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का, SRCC जाने का, वो तुम पूरा करोगे। डे 1 से हमारे साथ मेहनत करोगे, डे 1 से अपनी अटेंडेंस लगा के लगातार हमारे साथ पढ़ोगे। ठीक है ना। सो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, और इसको आज करते हैं खत्म। तो आज हमारा एक टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको आज की वीडियो में हम खत्म कर देंगे एंड उसके साथ ही चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। ठीक है, इससे पहले पिछली वीडियो तक हमने किया था बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, उसके फीचर्स और उसके इंपॉर्टेंस। ठीक है, दोनों का मैंने एक्रोनियम भी आपको बताया था, एक्रोनियम बना के दोनों चीजें याद मैंने करवाई थी। ठीक है, आज शुरू करते हैं, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं। सबसे पहले इसका एक्रोनियम क्या है? इसका एक्रोनियम है स्लेप। या तुम स्लेप्ट लिख सकते हो या तुम स्पेल्ट लिख सकते हो, जो भी एक्रोनियम आपको याद रखना हो आप रख सकते हो। ठीक है, क्या क्या है हमारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या था? हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब था कि वो सारी चीजें जो हमारे बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करती हैं, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली। वो सारी चीजें जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं, चाहे तो पॉजिटिवली चाहे तो नेगेटिवली, पर वो सारी की सारी बिजनेस के कंट्रोल से आउटसाइड हैं, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं, वो बिजनेस एनवायरनमेंट में आती हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। सो वो सारी चीजें कौन कौन सी हैं? ये सारी हैं सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। एक एक करके इन सारी फोर्सेस को, इन सभी डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली है मेरी लीगल। लीगल एनवायरनमेंट कैसे हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करता है? सो लीगल में क्या आता है, पहले रीड करते हैं, तुम भी मेरे साथ रीड करोगे। इट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेशंस passed by the parliament and the state legislature. Knowledge of rules and regulations is necessary for better business performance. इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है the acts of legislations passed by the government, the decisions taken by the various commissions and agencies, the judgment of the courts. ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एक एक करके समझ लो। हमारी देश की गवर्नमेंट, हमारे देश का लेजिस्लेचर, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट का लेजिस्लेचर हो, हमारे देश की कोर्ट्स, वो जितने भी डिसीजन पास करती हैं, वो जितने भी लॉज को पास करती हैं, जितने भी एक्ट पास करती हैं, हमारी कोई बहुत अलग अलग कमीशंस होती हैं, अलग अलग एजेंसीज होती हैं, वो कोई भी डिसीजन पास करती हैं, ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें लॉ के अंदर आती हैं। ये सारी चीजें लॉ के अंदर आती हैं। इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर तो वर्ड ही आ गया कि गवर्नमेंट है, कोर्ट है, लॉ है, एक्ट है, कमीशन है, एजेंसी है, लेजिस्लेचर है, अगर ऐसे लीगल वर्ड्स आ गए फिर तो काम खत्म, फिर तो पता ही है कि वो पक्का से लीगल है। राइट। दूसरी चीज आपको ये समझना होगा कि क्या वो हमारे देश की सरकार ने एक लॉ बनाया है या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा है। जैसे कि हमारे देश के रिलेशंस विद यूएसए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई रिसेंटली यूएसए से उसने ये डील करी, यूएस के ट्रंप ने रिसेंटली टैरिफ लगाया, ऐसा किया वो वैसा किया। ये सारी चीजें लॉ नहीं है, ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना खुद का माइंडसेट है कि हमें किसी देश के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए। ये किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ कि आपको यूएसए के साथ कैसे बिहेव करना है, आपको इंडिया के साथ कैसे बिहेव करना है, ये किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ। तो ये लॉ में नहीं आएगा, ये पॉलिटिकल में आएगा। पर जहां पर बात हो गई कि कोई लॉ पास हुआ, कोई लेजिस्लेशन पास हुई, कोई एक्ट पास हुआ, कोई एक्ट पास हुआ, कोर्ट, जैसे ही कोर्ट आ गई, कोर्ट तो पक्का लॉ में आएगा।
कोर्ट का जजमेंट आया, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें लीगल एनवायरमेंट में आएंगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अब ये एक एक्ट है जो सरकार ने पास किया है, जो पूरे देश पे लागू होगा, तो ये लीगल एनवायरमेंट में आएगा। तो ये लीगल एनवायरमेंट में आएगा। इसकी वजह से हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट हुआ, इसकी वजह से बिजनेस में क्या इंपैक्ट हुआ कि जो भी स्मोकिंग कंपनीज हैं, जो भी सिगरेट कंपनीज हैं, उनको लिखना पड़ता है अपने पैक के ऊपर कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ऐसे ही हर एक कंपनी को अपने पैक के ऊपर सारे के सारे लेबल लगाने पड़ते हैं, इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। तो हर एक बिजनेस इसकी वजह से इंपैक्ट हुआ। हर एक बिजनेस के लिए अब कंपलसरी है लेबल लगाना, राइट। सो हर बिजनेस इससे इंपैक्ट हुआ, एक लॉ से हर बिजनेस इंपैक्ट हुआ। ओके आगे चलते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एज आई सेड कि मेरे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया वो इसके अंदर आएगा, राइट। सो इट कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है वो आता है कि जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इंडिया में थैंकफुली हमेशा से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, हमारी डेमोक्रेसी है। हाँ करप्शन है वो सब है, पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सरकार बनती है, पूरे 5 साल तक सर्व करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, राइट। जिसकी वजह से इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट सब कुछ अच्छा है, राइट। पाकिस्तान में नहीं है, वहां पे 5 साल तक सरकार चलती ही नहीं है, पहले ही सरकार गिर जाती है। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपैक्ट करती है बिजनेस को। स्टेबल गवर्नमेंट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अच्छा फॉरेन इन्वेस्टर भी तभी इन्वेस्ट करता है जब आपकी सरकार स्टेबल हो। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि सरकार ही स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, सरकार, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, पीस कितना है, शांति कितनी है, लड़ाई झगड़े कितने हैं, है ना, प्रोटेस्ट कितने हैं, ठीक है, कम्युनल वायलेंस कितना है, वो सब है ना। इंडिया में चलो काफी हद तक पीस है कुछ टाइम से, ठीक है। कम्युनल वायलेंस इधर उधर देखने को हमें मिल रही है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में है ना कहीं थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, पंजाब में काफी बार देखने को मिलता है, बट लार्जली कुछ सालों से चलो इंडिया में पीस है, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस, तुम्हारे बिजनेस के टुवर्ड्स गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है। जैसे अब लेटली गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा प्रेफर कर रही है, उनके टुवर्ड्स बहुत अच्छा गवर्नमेंट का एटीट्यूड है। इट्स नॉट अ लॉ कि सरकार को स्टार्टअप को फंड करना ही पड़ेगा, ये सरकार की मर्जी है, और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी फंड करेगी दूसरी नहीं करेगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, आपकी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, बाय पार्टी है, मल्टी पार्टी है, कैसी है। जैसे कि अमेरिका में बाय पार्टी है, चाइना में सिंगल पार्टी है, इंडिया में मल्टी पार्टी है, वो ऑल्सो अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। आइडियोलॉजी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो भी इंपैक्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है कि हमारे मोदी जी ने गुजरात में बहुत ज्यादा बेनिफिट किया है, तो इसीलिए गुजरात को जो है बिजनेस करने के लिए काफी एक अच्छी स्टेट माना जाता है, क्योंकि गुजरात काफी ज्यादा बेनिफिट हुई है पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से, राइट। अगला आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारी सोसाइटी। सोसाइटी में हमारे कौन आते हैं, हमारे कस्टमर्स, ठीक है। उन कस्टमर्स का हमारी सोसाइटी का क्या बिलीफ है, उनकी क्या लिटरेसी रेट है, कस्टम्स, वैल्यूज, बिलीव्स, लाइफस्टाइल्स, वो सारा कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है। हमारी सोसाइटी के ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, कल्चर, फेस्टिवल्स, ये सब इसके अंदर आता है, और ये सब कुछ बिजनेस को इंपैक्ट करता है। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल है कि मैकडॉनल्ड्स है, डोमिनोज है, केएफसी है ना, ये जितनी भी है कंपनीज, इनका इंडिया का मेन्यू अलग होता है और अब्रॉड का मेन्यू अलग होता है, क्योंकि इंडिया में गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है ना। तो इंडिया में गाय हमारी माता है, इसलिए हम इंडियंस बीफ नहीं खाते, इसलिए हम इंडियंस बीफ नहीं खाते। तो ये जितनी भी कंपनीज है ना, मैकडी, डोमिनोज, केएफसी, इनके इंडिया के मेन्यू में, इंडिया का जो भी फूड है इनका, उसमें बीफ नहीं होता, ठीक है। चिकन वगैरह होता है, बीफ नहीं होता, क्योंकि इंडियंस बीफ नहीं खा सकते, और अगर इंडिया में इन्होंने बीफ बेचा तो इनको ताला लग जाएगा, इनको बॉयकॉट कर दिया जाएगा, इसलिए ये इंडिया में बीफ नहीं बेचते, बाहर अब्रॉड अपने मेन्यू में बीफ के सारे प्रोडक्ट रखते हैं। तो ये बिजनेस ने क्या किया, ये बिजनेस ने क्या किया, आपके सोशल एनवायरनमेंट को समझा, आपके वैल्यूज को समझा, आपके कल्चर को समझा। अच्छा ऐसे ही ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, जब हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जब हमारे त्योहार होते हैं, ठीक है, नवरात्रों के दौरान, ठीक है, पूरा एक हफ्ता काफी बार ये लोग अपना पूरा मेन्यू वेजिटेरियन बना देते हैं, नॉनवेज सर्व ही नहीं करते कई कई जगह पे, ठीक है, कि जहां पे नवरात्रे बहुत ज्यादा माने जाते हैं वहां पे इंडिया में नॉनवेज मेन्यू सर्व ही नहीं करते पूरा एक हफ्ता। तो ये
कंपनीज क्या कर रही हैं, आपके फेस्टिवल्स, आपके कल्चर्स, आपकी वैल्यूज, ट्रेडिशंस, इन सब का ध्यान रख रही हैं और इनके अकॉर्डिंग चल रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने ये फॉलो नहीं किया तो लोग क्या करेंगे, हमें बॉयकॉट कर देंगे और हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो लोगों के वैल्यूज को, ट्रेडिशंस को आप चैलेंज नहीं कर सकते, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अब जैसे हमारी जो इंडिया में लोग हैं धीरे धीरे हेल्थ अवेयर हो रहे हैं, है ना, थैंक्स टू आजकल चलो काफी लोग इसमें कंटेंट भी बना रहे हैं, काफी लोग काम भी कर रहे हैं, फूड फार्मर हैं, काफी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों में थोड़ा हेल्थ लिटरेसी बढ़ रहा है, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है। तो इसकी वजह से आजकल जिम्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लगा है, लो कैलोरी फूड प्रोडक्ट्स आ गए हैं, डाइट फूड प्रोडक्ट्स आ गए हैं, डाइट कोक है ना, राइट। अगला मेरे पास आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, बेसिकली जो भी तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, तुम्हारी मैक्रो पढ़ते हो तुम, मैक्रो में जो भी चैप्टर्स के नाम है ना, वो सब इसमें लिख के आ जाना। नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना, एक्सपेंडिचर, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट, तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट, बैंकिंग, मनी, जो कुछ पढ़ते हो, ऑल ऑफ इट कम्स इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। वो सारे चैप्टर्स के नाम लिख के आ जाना, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो सारे वर्ड्स लिख के आ जाओ। वही सारी चीजें इसमें आती हैं और वही सारी चीजें एक बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस। इट इंक्लूड्स द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, जीडीपी, है ना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंडिचर एंड ऑल दोज चैप्टर्स के नाम्स। ठीक है जी। इसके अंदर मेजर एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, देखो इसके अंदर मेजर एलिमेंट्स आते हैं तुम्हारे इकोनॉमिक सिस्टम्स, पॉलिसीज, कंडीशंस। तुम्हारे कैसे सिस्टम्स है, तुम्हारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है या तुम्हारा सोशलिस्ट सिस्टम है, कॉर्पोरेट सिस्टम है, कैसा है। कई पहले हमारी सरकार क्या कहती थी कि प्राइवेट सेक्टर नहीं काम कर सकता, अब सरकार अलाउ करती है 1990 के बाद, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़े हैं ना हमने, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज। तो पहले हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा नहीं था, अब है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, सरकार ने क्या पॉलिसीज बना रखी हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नेशन है। सो अंडर डेवलप्ड नेशन में तुम बिजनेस करोगे तुम्हें प्रॉफिट नहीं होगा, इंडिया में डेवलपिंग में करोगे तो होगा, डेवलप्ड नेशन में करोगे तो और भी ज्यादा होगा, यूएस वगैरह में। सो तुम्हारे देश की कंडीशन कैसी है उस पे भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चलेगा, किस चीज का बिजनेस चलेगा, कितना डिमांड होगा, कितना प्राइस होगा। सो ये सारी इकोनॉमिक चीजें आपको इंपैक्ट करती हैं। जैसे कि इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ना तो लोग गाड़ी ले पाएंगे, कार लोन ले पाएंगे, ना ही होम लोन ले पाएंगे। पर अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो डिमांड होम की भी बढ़ जाएगी, कार्स की भी बढ़ जाएगी, राइट। सो ये सारी इकोनॉमिक चीजें हमारी डिमांड को हेंस फोर्थ सारे ही टाइप, अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। ओके, आगे चले। अगला आता है टेक्नोलॉजिकल, आई थिंक लास्ट ही होगा ये तो, है ना, हाँ लास्ट ही है टेक्नोलॉजिकल। अब ये तो बहुत सिंपल है बेटा कि आपकी टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम इंप्रूव होती है ना। अब पिछले कुछ सालों से तो कितना हो रही है, मतलब जितनी पुरानी मैं हूं, है ना, कुछ 20-22 साल पुरानी, इतनी ही पुरानी है हमारी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल ऑफ दीज। इंटरनेट ही इतना पुराना है, कोई ऐसा नहीं है कि 100 साल से इंटरनेट चला आ रहा है, 100 साल से गूगल है, नहीं। ये सारी 20-20, 25-25 साल पुरानी कंपनीज हैं और कुछ नहीं है, 25-30 साल पुरानी है ये सारी कंपनीज। एंड्रॉयड फोन्स, ठीक है, ये सब कुछ तो अभी बहुत ही ज्यादा रीसेंट है, आईफोन्स, एंड्रॉयड फोन्स, ठीक है, ये सब बहुत रीसेंट है। और बाकी एआई तो चलो हमें पता ही है कि पिछले 5-7 सालों में आया है, कोविड के बाद ही एआई वगैरह आना शुरू हुआ है ना। सो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी रैपिड रेट पे ग्रो कर रही है, चेंज हो रही है, जिसकी वजह से बिजनेस भी ग्रो होता है, चेंज होता है। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स, इनोवेशन। ठीक है, इसमें दो चीजें आ सकती है मेजरली, इसमें दो चीजें आ सकती है मेजरली। या तो तुम नया तरीका ढूंढ लो सामान प्रोड्यूस करने का, या तो सामान प्रोड्यूस करने का ही एक बेटर नया तरीका ढूंढ लो। जैसे कि पहले हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब हम स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, तो हमारी सर्विसेज देने का, लेक्चर्स प्रोड्यूस करने का एक टोटली नया तरीका आ गया। अब व्हाइट बोर्ड पे मैं सारा खुद लिखती, अब मैंने पीपीटी में लिखा और यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। या फिर डिस्कवर न्यू वेज ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने का नया तरीका ढूंढ लो, ठीक है ना।
सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप नए वेज, नए टेक्निक्स ढूंढो सामान बनाने के और बिजनेस को ऑपरेट करने के। जैसे कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, फिक्स्ड लाइन, पहले फोन होते थे अब मोबाइल फोन आ गए, पहले लेटर लिखे जाते थे अब ईमेल्स आ गई, पहले गूगल किया जाता था अब चैट जीपीटी करते हो हर चीज को, ठीक है ना। सो टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारे चेंजेस आ गए। यहाँ पर मेजरली चैप्टर तो हो गया खत्म, पर एक इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। तुम्हारे चैप्टर में बेसिकली 3 चीजें हमने करी हैं। एक तो उसकी डेफिनेशन हो गई, फिर उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मेजरली यहां से ही पूछा जाएगा। पर इसके बाद एक टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का। अब ये क्यों है, क्योंकि जो सरकार होती है वो सरकार को मजा आता है किताबों में अपनी वाहवाही करवाने का, वो चीजें डालने का जिससे कि उनकी वाहवाही हो सके कि देखो मोदी सरकार ने ऐसा किया, कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया, तो सरकार अपनी ये चीजें डलवाती है, ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस में। इसीलिए तुमने 11th में भी पढ़ा है डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, 12th में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ लो, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पीओवी ऑफ द एग्जाम, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन क्या था, डिमोनेटाइजेशन था नोटबंदी ऐसे लिखते हैं कुछ, ठीक है यार, ऐसी राइटिंग है, अब थोड़ा सह लो। नोटबंदी होती थी, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ था, सरकार ने 500 रुपए के और 1000 रुपए के जो नोट्स थे वो बंद कर दिए थे। ये दोनों मिलाकर 86% थी हमारी करेंसी की, 86% थी हमारी करेंसी की, और सरकार ने रातों रात इसको बंद कर दिया था। रात को 8 बजे मोदी जी आए थे, मोदी जी ने बोला था नमस्कार मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, है ना, और रात को 8 बजे सबके सिर पे बॉम्ब फोड़ दिया था ये वाला, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अनाउंसमेंट ऑन द नवंबर ऑफ 8 नवंबर 2016, जिसकी वजह से भैया काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। अब डिमोनेटाइजेशन की भी अगर मैं बात करूं, जीएसटी की भी मैं बात करूं, ये दोनों ही चीजें जो थी, दोनों सरकार की तरफ से जेन्युइनली बहुत अच्छे स्टेप्स थे। चाहे डिमोनेटाइज चाहे जीएसटी, दोनों ही सरकार की तरफ से नो डाउट बहुत अच्छे स्टेप्स थे। लेकिन सरकार ने जैसे इंप्लीमेंट किया दोनों को ही, वो वाहियात तरीका था। दोनों को ही जैसे इंप्लीमेंट किया बहुत ही वाहियात तरीका था। उसकी उस तरीके, इंप्लीमेंटेशन के तरीके की वजह से ना बेनिफिट हुए नहीं, नुकसान बहुत हुए। अदरवाइज अगर अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता तो ये बहुत अच्छी चीजें थी। अब इंडिया के लोग भी ऐसे हैं, इंडिया है भी इतना वास्ट कि इंप्लीमेंट करना आसान नहीं होता, आई एग्री। पर सरकार ने बहुत बड़े ब्लंडर किए थे इंप्लीमेंटेशन में, जिसकी वजह से बेनिफिट कम हुए थे और प्रॉब्लम ज्यादा हुई थी। जैसे कि रातों रात ये नोटबंदी कर दी और सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, तो लोगों को बड़ी बड़ी लाइन में खड़े होना पड़ा था। बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े होकर अपने नोट बैंक में जमा कराने पड़े थे, अपने नोट बदलवाने पड़े थे। इसके अंदर सरकार ने बोला था कि आपके पास 500 रुपए का और 1000 रुपए का अगर कोई भी नोट है पड़ा, तो मैं उसको अभी के अभी कुछ एक दिनों का टाइम दिया था, 1-2 महीने का, कि उसको बैंक में जमा करवा दो। 500 और 1000 के नोटों को जब वो बैंक में जमा हो जाएंगे तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद अगर आपके पास कोई भी 500 या 1000 का नोट बचा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। वो एक नॉर्मल पेपर होगा, वो फिर नोट नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे पानी में बहा दिए, किसी ने पैसे को आग लगा दी, क्योंकि वो उसकी वैल्यू 0 हो गई थी और वो बैंक में जमा नहीं करा पाए थे बड़ी बड़ी लाइन्स की वजह से, ठीक है। सरकार ने क्या बोला कि इसकी वजह से क्या हुआ, सरकार ने बोला ये हम इसलिए कर रहे हैं, एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है कि भैया तुम्हारे पास कैश में पड़े था काला धन, उसको तुम बैंक में लाओगे, बैंक के थ्रू सरकार को पता चलेगा, सरकार तुमसे टैक्स वसूलेगी। सरकार ने ऐसा बोला कि अब से मैं टैक्स चोरी बिल्कुल सहन नहीं करने वाली हूं। अगर किसी ने टैक्स चोरी करी तो हम उसको पकड़ लेंगे, बिल्कुल भी टॉलरेट एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बना और हमारी एक कैश लाइट इकोनॉमी बनी, और जितना भी पैसा था वो सारा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आया। एक अच्छी चीज ये हुई कि हम सबने जितना कैश घर में रखा हुआ था उसको बैंक में जमा करा दिया, जिसकी वजह से हमारा जो कैश था वो बैंक में जाने की वजह से क्या हुआ, अब बैंक के पास पैसा हो गया, बैंक उसको आगे लोन देगा तो बिजनेस चलेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी बूस्ट अप होगी। ये पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में ना, सर्कुलर फ्लो, ठीक है। तो वो अच्छी चीज थी। दूसरी अच्छी चीज ये थी कि मेजरली इसके बाद हमारा यूपीआई सिस्टम आया और इसके बाद हमारा सारा ऑनलाइन कैशलेस काम बन गया, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। बट इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत हुई, और जितना सरकार ने सोचा था कि काला धन इकट्ठा होगा, टैक्स हम इकट्ठा करेंगे, उतना सरकार कर नहीं पाई थी जितना सरकार ने सोचा था। बट हाँ, उसकी वजह से यूपीआई आ गया, वो एक अच्छी चीज है, ठीक है।
सो दैट्स इट, ये हो गया हमारा डिमोनेटाइजेशन, यहाँ पे चैप्टर हो गया खत्म। अब तुम्हें डन लिखना है कि पूरा चैप्टर तुमने खत्म कर लिया है, 40 मिनट से भी कम में हो गए हैं, दो पार्ट्स में, ठीक है। प्लानिंग करेंगे अगले पार्ट से, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में डन लिखोगे। टेलीग्राम से नोट्स ले लेना, व्हाट्सएप से एमसीक्यूज ले लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, हर जगह फॉलो जरूर कर लेना हमें। एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।